नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 7 अगस्त 2023 और आज जो है आपका CHSL का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके और जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी दूंगा जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा। एक प्रश्न पूछा गया था, सिंधु नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो ये बोखारचू ग्लेशियर से निकलती है। किससे निकलती है? बोखारचू। बुखार नहीं भाई, बोखार है, ठीक है। तो यहाँ से सिंधु नदी निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है? तो ये गोमुख हिमनद से निकलती है। लेकिन गंगा दो धाराओं का जो है मिश्रण है, ये आप भी जानते हैं। ये आपका देवप्रयाग में मिल जाती है, अलकनंदा और भागीरथी। तो यहाँ से आपका गंगा नदी फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन अगर आपको हिमनद के रिलेशन में पूछे कि कहाँ से निकलती है तो आपको गोमुख हिमानी बताना होगा। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है आने वाले शिफ्ट के लिए? तो चेमायुंग ड्यूंग ग्लेशियर से निकलती है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। ओवरऑल अगर आप पूछे तो ये भी मानसरोवर से ही निकलती है। मानसरोवर से इंडिया में 3 प्रमुख नदी निकलती है जो अलग अलग ग्लेशियर से निकलती है। ये 3 नदी कौन कौन से है? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदी जो है आपका मानसरोवर से ही निकलती है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा Cu का यानी कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछ लिया था। भाई कॉपर की परमाणु क्रमांक कितनी होती है? 29 होती है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का क्या है? 1s2 2s2 2p6, है ना, 3s2। इस प्रकार से जो है ये लिखा जाता है। जो बच्चे साइंस से पढ़े हैं उनको अच्छे से समझ में आता होगा ये। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर के लिए जो आंसर आपको सिलेक्ट करना था इस प्रकार का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, क्योंकि 29 है। अगर मान लीजिए कि 29 से ज़्यादा होता तो d के साथ 10 आता है, तो यहाँ पे हम 10 करते, लेकिन 29 ही है तो मुझे क्लोज करना है। तो लास्ट में अगर 5 ही बचता तो डी के साथ हम 5 ही रख देते। मान लीजिए किसी का 28 है तो ये सेम चीज लिखा जाता, लेकिन इस डी के साथ 8 हो जाता। समझ रहे हैं बात, है ना। मान लीजिए किसी का 27 है तो ये सेम चीज यहां तक लिखा जाता, लेकिन इस डी के साथ, है ना, 7 आ जाता। तो इस प्रकार से जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आना चाहिए। अगर आप इन सब को कैलकुलेशन करेंगे, ये ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आपको 29 प्राप्त होगा। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 9 29। तो ये है आपका कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर आपको जिसको जो आर्ट से पढ़े हैं, जिनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में नहीं आता है ना, तो उनको क्या करना चाहिए? तो सबको गिन लेना चाहिए और परमाणु क्रमांक जितना होती है उतना ही ये गिनती आनी चाहिए, आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है भैया? 29 होता है। सल्फर का आने वाले शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है सल्फर का। तो सल्फर जो है 2 8 6 होता है, यानी 8 2 6 10 6 16 होता है सल्फर का परमाणु क्रमांक। तो ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप अगर नहीं जानते हैं फिर भी आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं परमाणु क्रमांक याद रख के। इसके अलावा अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नर्तक या नृत्यांगना को सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण दिया गया था? तो भाई ये है आपका सोनल मानसिंह। प्रैक्टिस सेट MTS वाले में जो 37 प्रैक्टिस सेट करवाया था मैंने पहले, उसमें मैंने ये क्वेश्चन जोर डाल के बताया था कि भाई ये क्वेश्चन और जो ट्रांसजेंडर महिला पद्म अवार्ड पाई ये क्वेश्चन, ये दोनों अवश्य एग्जाम में आएंगे और सेम लैंग्वेज में क्वेश्चन आपका आ गया है। तो 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया सोनल मानसिंह जी को। ये आपका भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी नृत्य के महारथी हैं, ठीक है। सोनल मानसिंह ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों कर लेते हैं, लेकिन प्राइमरी में ओडिसी है और सेकेंडरी में भरतनाट्यम है। इन्हें हम ओडिसी के लिए ज़्यादा जानते हैं। शास्त्रीय नृत्य के पद्म अवार्ड जो है ये ट्रांसजेंडर महिला पाने वाली नर्तकी नटराज था, जिन्हें 2019 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अपने प्रकार की प्रथम महिला है जो नृत्य के क्षेत्र में पद्म अवार्ड प्राप्त किया। एक और महिला है जो ट्रांसजेंडर है ना, मंजमा जोगती, उनको भी पद्मश्री दिया गया है, लेकिन वो नृत्य के सेक्टर से नहीं है, वो फिल्म के सेक्टर से है, ठीक है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा गुरु केलुचरण महापात्रा, चूंकि ओडिसी को एग्जामिनर छेड़ा है तो आने वाले शिफ्ट में ओडिसी से क्वेश्चन आ सकता है। तो गुरु केलुचरण महापात्रा ओडिसी के सबसे जाने माने गुरु हैं। इन्होंने 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया था, 1974 में पद्मश्री, 1988 में पद्म भूषण तथा 2000 में पद्म विभूषण दिया गया था। अगर आपसे कोई पूछे कि जो गुरु
गुरु केलुचरण महापात्रा है, ये किस नाम से स्कूल खोले भुवनेश्वर में? तो सृजन नाम है इनका स्कूल का, जिसमें ओडिसी डांस सिखाया जाता है। मैं भी एडमिशन करा ही लेता हूँ। इसके अलावा उदय शंकर को आधुनिक नृत्य का जनक कहा जाता है और शास्त्रीय नृत्य की जनक जो है भरतनाट्यम के नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो आपका हिंदुशाही राजवंश की राजधानी कहाँ है, ये आपसे पूछा गया है। हिंदुस्तानी राजवंश, हिंदुस्तानी नहीं भैया, हिंदुशाही है ना, हिंदुशाही, हिंदुकुश पर्वत का नाम सुने हैं ना। हिंदुशाही राजवंश की राजधानी कहाँ है? तो भैया ये हुंद में था। हुंद जगह का नाम है, कहीं कहीं इसे हुंड भी लिखते हैं, लेकिन हुंड अच्छा नहीं लगा, हुंद ही लिखा है मैंने। तो हिंदुशाही राजवंश की राजधानी हुंद है। काकतीय वंश की राजधानी आने वाले समय के लिए तो वारंगल था, है ना। काकतीय वंश की राजधानी वारंगल। चोल वंश की राजधानी तंजौर। यही तंजौर पे राज राजेश्वर मंदिर या फिर इसे ही बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं, जिनका निर्माण चोल शासक राज प्रथम ने करवाया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरई में थी, मदुरै में थी, ठीक है। इनके अलावा एम सुब्बालक्ष्मी का नाम आपने सुना होगा, मदुरई उनके नाम से भी रिलेशन रखता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एम सुब्बालक्ष्मी संगीत में जो है प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाली लेडी थी, जो कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई कैरेक्टर है और 1998 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। संगीतज्ञ जिनको भारत रत्न मिला मैं आपको बता चुका हूं, हर जगह काम आएगी। एम सुब्बालक्ष्मी को 1998 में प्रथम बार, फिर पंडित रविशंकर साहब को सितार के लिए 1999 में, 2000 में किसी को नहीं मिला, 2001 में जो है लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां को मिला, 2008 में पेशकश, 2009 में प्राप्ति पंडित भीमसेन जोशी को और 2019 में भूपेन हजारिका साहब को। तो ये जो हैं आपके संगीत के चेहरे हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। क्रिकेटर जो है आपका तेंदुलकर साहब, इनको 2014 में भारत रत्न दिया गया था। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ है? कांचीपुरम। कहाँ पे? कांचीपुरम। भैया कांचीपुरम में संस्कृत भाषा आज भी बोली जाती है, ऐसा माना जाता है। इनके अलावा निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर 2020 में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है? जो पबजी वगैरह खेलते हैं, ठीक है। तो ये भैया आंध्र प्रदेश राज्य ने प्रतिबंध लगा दिया था अक्टूबर 2022 में ऑनलाइन गेमिंग पे। भाषाई आधार पे गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। इनके अलावा आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हो गया? तो 2014 में अलग हो गया। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि बीजेपी के शासन में आने से पहले अलग हुआ कि बाद में अलग हुआ? तो पहले बीजेपी शासन में आए फिर अलग हुआ, ध्यान रखिएगा, पीसीएस का लाइन है कथन वाला। इसके अलावा भारत के सबसे तटीय जो रेखा है, जितने भी तटीय राज्य हैं भारत में, 9 तटीय राज्य हैं, है ना। राज्य की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश को अगर छोड़ दिया जाए तो 9 तटीय राज्य हैं, ऐसे आप गिना सकते हैं। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है। इस प्रकार से 9 तटीय राज्य हैं। इन सभी तटीय राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा की लंबाई जो है ये तो गुजरात की है, लेकिन सेकेंड स्थान आंध्र प्रदेश का ही है, ठीक है। इसके अलावा स्वास्थ्य विधेयक 2022 पेश करने वाला राज्य कौन है? तो ये आपका राजस्थान है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अगला प्रश्न जो पूछा गया है, विधि का शासन किस देश के संविधान से लिया गया है? भैया मैंने आपको बता ही दिया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अलग है, जापान से लिया गया है, और विधि का शासन जो है ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर इंग्लैंड हो जाएगा। विधि का शासन, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, ये सभी के सभी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहा जाएगा तो एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, है ना। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये आपका जापान के संविधान से लिया गया है। तो ये दोनों में लैंग्वेज मिलता है, इसीलिए अलग अलग याद रखें। खाली विधि का शासन कहेगा तो इंग्लैंड, अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहेगा तो आपका जापान हो जाएगा। मौलिक अधिकार अमेरिका और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। मौलिक कर्तव्य को किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 51 के ए में, और मौलिक अधिकार को आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के बीच में रखा गया है। मैंने आपको यह भी बताया कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार जो हैं आपके आर्टिकल 300 के ए में विधिक अधिकार के रूप में वर्णित है। इनके अलावा जो आपका
ग्यारहवा मौलिक कर्तव्य बना था। ये 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा की उपलब्धता कराना उनके पेरेंट्स का भी कर्तव्य होगा। तो इस प्रकार से 11वां मौलिक कर्तव्य बना और आर्टिकल 21 में ए बना दिया गया, 21 का ए। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा लेना उस बच्चे का फंडामेंटल राइट होगा। इनके अलावा जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आर्टिकल 368 के अधीन ये कार्य करता है। इसके अलावा डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है तथा राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं, भाई राज्यसभा में टोटल 250 सदस्य होते हैं जिसमें 238 का तो चुनाव हो जाता है और 12 का मनोनयन होता है। तो ये जो चुनाव होता है ये साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और ये जो 12 को सदस्य मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति साहब, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो डीपीएसपी के साथ मनोनयन वाला प्रोसीजर जो है 12 का, ये भी ध्यान रखेंगे आयरलैंड के संविधान से। और जो साउथ अफ्रीका है यहां से संविधान संशोधन की प्रक्रिया के साथ साथ जो राज्यसभा में 238 सदस्यों का चुनाव होता है ये भी प्रोसेसर जो है आपका साउथ अफ्रीका से ही लिया गया है। भारतीय संविधान में सबसे अधिक योगदान किसका है? ये वीवीआई पॉइंट है। अगर आप अच्छे लेवल की एग्जाम देने वाले हैं तो भैया 1935 बताना, कोई देश नहीं बता देना। मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं कि इंडिया के जो संविधान है इसमें कई सारे देशों का योगदान है जहां से तथ्यों को लिया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा तथ्य भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया है। आप कह सकते हैं कि इसका ब्लूप्रिंट जो है 1935 अधिनियम ही है हमारे संविधान का। इसके अलावा भारतीय संविधान प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया भैया? ऑस्ट्रेलिया से। आपने कंकरेंट लिस्ट का नाम सुना होगा, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 52। राज्य सूची में कितने हैं? तो 61। और संघ सूची में कितने हैं? तो 100। ये भी बात आपको काम आ जाएगी, गांठ बांध लीजिएगा। इसके अलावा भारतीय संविधान के ढांचा निर्माण करने वाली जो संस्था थी इनका नाम क्या है? कैबिनेट मिशन। कब आया था? 1946 में। इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। क्या क्या नाम था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और स्टेफर्ड क्रिप्स। तो ये तीनों सदस्य का नाम जरूर ध्यान रखेंगे। इनके अलावा संविधान बन के कब तैयार हुआ या अंगीकार कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान कब लागू हुई? 26 जनवरी 1950 को। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो 2022 में हम गणतंत्र दिवस मनाए, ये हमारा 74वां गणतंत्र दिवस था, है ना। 2022 में जो है ये हमारा 73वां होगा, माफ कीजिएगा। तो ये जो गणतंत्र दिवस मनाए तो इसमें जो है अतिथि के रूप में कौन आए थे? सॉरी 2023 कर लीजिए तब 74वां हो जाएगा। बहुत अच्छा है, 2023 कर लीजिएगा तो 74 हो जाएगा। हाँ, तो कहाँ थे हम भैया? 2023 कर लीजिएगा। 2023 में जो है 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया और इस गणतंत्र दिवस के अवसर पे जो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे ये अब्दुल फतह अल सीसी आए थे, जो मिस्र इजिप्ट के राष्ट्रपति हैं। पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पे कौन आए थे? डॉक्टर सुकर्नो। ये कहाँ के रहने वाले हैं? इंडोनेशिया के। दैया भैया, इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो दुनिया में सबसे बड़े मुस्लिम देश के है, लेकिन यहाँ पे जो है अगर आपका राष्ट्रीय पर्व पूछे तो राष्ट्रीय पर्व जो है रामलीला कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो है गुप्त सूत्रों से एक मैगजीन में मैंने अभी पढ़ा था, है ना। तो ये इतने भी मतलब जरूरी नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति आए थे डॉक्टर सुकर्नो, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और इसके अलावा जो इस बार की 2023 में आपका गणतंत्र दिवस हुआ तो इसमें जो है जो पद्म अवार्ड बांटे गए उनसे भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है आने वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इनके अलावा ओलंपिक 2020 में रजत पदक किसने जीता था? ओलंपिक 2020 में 2 रजत पदक आया था। बार बार बताते हैं रवि दहिया और मीराबाई चानू। रवि दहिया और मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ही सबसे पहले श्री गणेश करे थे इस ओलंपिक में भारत के पदक के लिहाज से, और वेट लिफ्टिंग में जो है सिल्वर प्राप्त करी थी। मीराबाई चानू मणिपुर के रहने वाली हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा ओलंपिक 2020 में भारत को 7 पदक प्राप्त हुए। नीरज चोपड़ा के द्वारा एकमात्र गोल्ड आया, जो भाला फेंक में जेवलिन थ्रू के अंदर 87.58 मीटर की दूरी तक जो है भाला फेंक कर ये कारनामा किए थे, पदक जीते थे। सबसे पहला पदक मीराबाई चानू के द्वारा वेट लिफ्टिंग में बता दिया। भारत के हॉकी टीम ने इस वाले ओलंपिक में
यानी 2020 वाले ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया। इसके अलावा पीवी सिंधु भी कांस्य पदक प्राप्त किया था। भारत में सबसे पहले व्यक्तिगत रजत पदक जीतने वाले जो थे ये मेजर राजवर्धन सिंह राठौड़ 2004 के एथेंस ओलंपिक में शूटिंग के अंदर जीते थे। भारत के लिए पहला व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में गोल्ड पदक अभिनव बिंद्रा साहब शूटिंग के अंदर ही 2008 में बीजिंग ओलंपिक में जीते थे। इसके अलावा अगर पदक के लिहाज से व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे तो सबसे पहले केडी जादव साहब, ये जो है आपके कुश्ती के अंदर 1952 के हेलेंसिकी ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर व्यक्तिगत रूप से पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है खिलाड़ी बने थे। इससे पहले भी भारत ने पदक जीता है, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं थे तब तक। हम लोग है ना, नॉर्मन प्रिजार्ड जो पहले ओलंपिक पेरिस 1900 में भाग लिया था, उसी समय जो है आपका जीता था पदक। पहले ओलंपिक कहने का मतलब मैं भारत के लिहाज से कह रहा हूं भाई, क्योंकि भारत जो है 1900 के ओलंपिक पेरिस में जो सेकेंड ओलंपिक था इसमें भाग लिया। तो हम भारत के लिहाज से कह रहे हैं कि जो पहली बार हम भाग लिए थे। वैसे ओलंपिक की शुरुआत 1896 में एथेंस से हुआ था, ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत के पास कुल 10 गो गोल्ड है, जिसमें 8 गो गोल्ड जो है ये आपका सिर्फ हॉकी के अंदर आया है, और जो 2 गो गोल्ड है इसमें एगो अभिनव बिंद्रा साहब और एगो नीरज चोपड़ा साहब का योगदान है। इसके अलावा एक प्रश्न फिर से पूछा गया संविधान से कि नीति निषेध तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, डीपीएसपी। तो अभी मैंने इसकी व्याख्या कर ही दिया था, जहां पे आपसे पूछा गया था कि विधि का शासन कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। इसका आंसर भी हो गया। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया किस राज्य सरकार को खेल में उत्कृष्टता के लिए अवार्ड दिया गया है, तो हरियाणा को दिया गया है मेरे ख्याल से, है ना। अब ऑप्शन अगर इसका रहेगा तो मैं और भी इसको टटोलूंगा कि अगर ईस्वी इंक्लूड कर दिया तो फिर अलग आंसर हो जाएगा। तो डिपेंड करता है इसके ईस्वी पे कि कौन से ईस्वी की बात कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में विजेता जो बने हैं ये पंजाब यूनिवर्सिटी बने हैं, सबसे अधिक पदक जीत करके, जो यूपी में कराए गए थे। और ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का 3rd एडिशन था, यानी तीसरा खेल था। इनके अलावा झारखंड सरकार ने खेल भावना को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना शुरू किया है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है कि जो दूर दराज में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं या फिर रिमोट एरिया में जो भी जनजाति समुदाय में जो खेल में इंटरेस्ट रखते हैं उनको प्लेटफॉर्म मिल सके, तो इसलिए जो है सहाय योजना झारखंड में वहां का जो मुख्यमंत्री सोरेन साहब है उनके द्वारा चलाया गया है। खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन है, तो ये मिजोरम है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा बजट की प्रारंभिक बातें क्या हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है ना। तो ये था आपका कथन के रूप में, वहां पे 3 गो कथन दिया गया था और आपको सही गलत चुनना था। तो भैया यहाँ पे कथन तो नहीं है। फिलहाल जो बजट की मेन मुद्दा होती है किसी भी देश की बजट की, ये मुद्दा होती है कि आर्थिक विकास दर तथा गरीबी, आर्थिक विकास दर में वृद्धि, गरीबी और बेरोजगारी को कम करना, इसके अलावा जो इनकम होती है सरकार को यानी टैक्स से, उसकी सही जगह इस्तेमाल करना, बाजार में जो चीज बिक रही है उसके मूल्यों में स्थिरता लाना, यानी जो आज टमाटर का भाव 200 हो गया है तो ये भी एक मुद्दा होता है कि जो बाजार में सामान की दाम एकाएक भाग जाता है, तो इस पे जो है अंकुश लगाना। ये सब जो है आपकी बजट में मेन बात होती है जो ध्यान दिए जाते हैं। इसके अलावा शायद मणिपुरी नृत्य से भी क्वेश्चन आया है, बच्चे ने सिर्फ मणिपुरी लिखा है, इससे मैं क्या समझूं, तो हो सकता है कि पूछा जा सकता है कि मणिपुरी नृत्य से कौन संबंधित है, ठीक है। तो मणिपुरी नृत्य मैंने आपको बता रखा है कि कौन कौन आदमी संबंधित है। तो मणिपुरी नृत्य में सबसे पहले आपको झावेरी बहना को ध्यान रखना है। इसके अलावा 3-4 लेडीज और हैं, चारू माथुर को ध्यान रखना है, कलावती देवी को ध्यान रखना है, बिंबावती देवी को ध्यान रखना है, और इसके अलावा जो सिंह सरनेम है इसको भी ध्यान रखना है। तो ऐसे में से आप छांट लिए होंगे कि मणिपुरी का कौन है। इसके अलावा मणिपुरी नृत्य जो है इसमें राधा और कृष्ण की जो है प्रेम प्रसंग को दर्शाया जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। मैंने आपको पहचानने के लिए बता दिया है। रेड्डी सरनेम आपका चला जाना है कहाँ पे, कुचिपुड़ी में। सिंह सरनेम, झावेरी सरनेम, है ना, सिंह सरनेम, झावेरी सरनेम मणिपुरी में, महापात्रा सरनेम ओडिसी में, महाराज सरनेम कथक में। तो इतने से आपका जो है अधिकांश क्वेश्चन छट जाते हैं ऑप्शन, तो ये ध्यान जरूर रखेंगे। जैसे अभी रेड्डी ले लीजिए, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, ये सभी के सभी जो है कुचिपुड़ी से संबंधित है। इसके अलावा जो 3-4 लेडीज मैं अलग से बताता हूँ उनको जरूर ध्यान रखें। अन्नपूर्णा देवी ये सुरबहार प्ले करती है। इसके अलावा चारू माथुर, कलावती देवी और बिंबावती देवी मैंने बता दिया मणिपुरी। एक आपका सितारा देवी, ये आपका कथक, और एक आपका रुक्मिणी देवी आपका भरतनाट्यम। तो ये सब जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों ये थे आज प्रश्न। आज 11 प्रश्न ही प्राप्त हो पाए। आगे की जो प्रश्न प्राप्त होगा मैं इंक्लूड कर दूंगा कंबाइंड शिफ्ट वाली वीडियो में। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 7 अगस्त 2023 और आज जो है आपका सीएचएसएल का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। दोस्तों क्वेश्चन जो है कम प्राप्त हुए थे, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था, है ना। तो क्वेश्चन अधिकांश प्राप्त हो गए, इसीलिए वीडियो को लेकर आ गया हूं सेकेंड शिफ्ट वाली। तो देख लीजिए क्या कुछ प्रश्न पूछे गए थे। 100% ओरिजिनल प्रश्न है। साथ ही साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट देता हूं, जैसा कि आप जानते हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम में जो है आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के ये सेकेंड शिफ्ट का वीडियो। देखिए क्या क्या पूछा गया था। एक प्रश्न आपसे पूछ लिया था, कोलकाता उच्च न्यायालय ने 2023 में मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया या फिर किसे चुना गया। तो जो कोलकाता का हाई कोर्ट है वहां पे जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो चुना गया है, ये आपका टी.एस. शिवनामन को चुना गया है। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक बात यहीं पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो ये मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो ये हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं। तो आप बताएंगे जी प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। लेकिन जब बात आती है तबादला का, तबादला मतलब समझते हैं ना, ट्रांसफर का, है ना, तो सुप्रीम कोर्ट के तो कोई बात ही नहीं है भाई, है ना। लेकिन जो हाई कोर्ट के आपका जो न्यायाधीश होता है, इनके अगर तबादला की बात आ जाए तो कौन करते हैं? तो सभी न्यायाधीश के मामले में राष्ट्रपति ही तबादला करते हैं। समझ में आया? हाँ, जो चीफ जस्टिस रहेंगे ना हाई कोर्ट के अंदर, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन तबादला सभी न्यायाधीश की करेंगे, हाई कोर्ट वाले के। ठीक है, ध्यान रहे। इनके अलावा पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो सीवी आनंद बोस साहब जो हैं, ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। ये जगदीप धनखड़ साहब का स्थान पिछले साल लिए थे, क्योंकि जगदीप धनखड़ साहब जो हैं ये आपका वाइस प्रेसिडेंट के रूप में खड़े हुए थे, तो ये पोस्ट वैकेंट हो गए। तभी जो है कुछ दिन खाली रहा, फिर बाद में सीवी बोस आनंद बोस साहब को जो है यहाँ पे चुन लिया गया। और अभी जगदीप धनखड़ साहब क्या हैं? हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। इनके अलावा भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी आजादी से पहले? भैया आजादी के बाद वाला तो आप भी जानते हैं 1950 में, और हम भी जानते हैं। आजादी के पहले वाला भी ध्यान रख लीजिए। तो आजादी के पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू 1774 में करा गया था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इंडिया में सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना कहां पे हुई थी, तो आपको कोलकाता बताना है। देखिए हुआ एक ही साल में 3 जगह, कोलकाता, बंबई और मद्रास। लेकिन होता है ना कि भाई पहले किसका हुआ, तो कलकत्ता का हो गया। ये कौन से अधिनियम थे? हाई कोर्ट अधिनियम 1881। इसी के तहत 1862 में जो है कोलकाता में स्थापित करा गया था आपका हाई कोर्ट। वो भी किस परिसर में? फोर्ट विलियम परिसर में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया फोर्ट विलियम कहां पे है, तो आपको बताना है कि फोर्ट विलियम जो है ये हमारा कोलकाता के अंदर स्थित है। और मुख्यमंत्री कौन है, तो ये सभी जानते हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न, किस वंश के द्वारा चीन से व्यापार शुरू किया गया था? ठीक है, आपके ऑप्शन में चोल था, और इसके अलावा चेर था, इसके अलावा जो भी साउथ के वंश हैं ये आपके ऑप्शन में दिए गए थे। तो राइट आंसर आपका चालुक्य भी था। राइट आंसर आपका चोल हो जाएगा। चोल वंश के जो राजा थे, राजराज चोल, इन्होंने जो है चीन में अपने आदमी को भेज के व्यापार के लिए आमंत्रण भेजे थे, और व्यापार स्वीकार भी हुआ था। ठीक है, तो ये आपका चोल वंश इसके आंसर हो जाएंगे भाई। तो जिन्होंने भी चोल लगाया होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राज राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ये तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। और तंजौर जो है ये चोल वंश की राजधानी भी थी, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा एक प्रश्न और भी आपसे एग्जामिनर कर लेता है कि भारत में सिल्क मार्ग की खोज किसने किया था? तो भैया सिल्क मार्ग की खोज जो है कनिष्क ने किया था। कनिष्क ने सिल्क मार्ग की खोज किया था। आप लोगों के ऊपर एक क्वेश्चन उधार रहा कि कनिष्क के समय कौन से बौद्ध संगति हुई थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। तो आपको बताना है कि कौन से बौद्ध संगति जो है कनिष्क के समय हुआ था। इसके अलावा G20 की छठी स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 27-28 अक्टूबर 2022 को किस देश में आयोजित की गई थी? ठीक है, तो ये आपका इंडोनेशिया के बाली में हुआ है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, बाली एक जगह का नाम है, इंडोनेशिया में है। ठीक है, और हमारे देश में जो प्रथम गणतंत्र दिवस के अवसर पे अतिथि आए थे, ये इंडोनेशिया के ही राजनेता डॉक्टर सुकर्नो आए थे, जो मैंने इससे पहले
वाले शिफ्ट में आपका जिक्र कर लिया था। आइए इंडोनेशिया को थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि आपको काम आएगा। इंडोनेशिया जो है ये द्वीपीय समूह वाला देश है, जो दुनिया में सबसे अधिक द्वीप जो है यहीं पे है आपका इंडोनेशिया के अंदर। यहाँ पे सबसे ज्यादा द्वीप जो है आइलैंड पाई जाती है। ठीक है, आइलैंड की जो कड़ी होती है उसे क्या कहा जाता है, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है तो इसे आर्कीपेलिगो कहते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है जी ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड द्वीप अपने आप में कहां पे है, तो डेनमार्क में है। अगर आपसे कोई डेनमार्क की राजधानी पूछ दे तो क्या बताओगे, कोपेनहेगन बताओगे, कोपेनहेगन। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें हैं यहाँ इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया दुनिया में सबसे बड़ी इस्लाम देश है, इस्लाम कंट्री है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। दूसरा स्थान पे हमारा इंडिया ही आता है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इनके अलावा G20 2023 की बैठक कहाँ पे हुई, भारत के अंदर हुई, ये बात भी ध्यान रखना है। इनके अलावा G20 में जो आपका थीम रखा गया था वसुधैव कुटुंबकम, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। G20 2021 की बैठक कहाँ पे हुआ, इटली हुआ। यानी ये ट्रिपल आई से चल रहा है लगातार, 21 22 23। 21 में इटली, 22 में इंडोनेशिया, 23 में इंडिया। इनके अलावा जो G20 कैसा देश का समूह है, तो विकासशील देश का समूह है। विकासशील देश को हम जो है हाफ डेवलप्ड भी कहते हैं, अर्ध विकसित भी कहते हैं। यानी जो विकसित होने की तरफ अग्रसर हो, है ना, प्रोसेस में हो, इसे विकासशील कहा जाता है। और G7 जो आपका ग्रुप है ये आपका किसका है भाई, तो विकसित देशों का ग्रुप है। अगला प्रश्न हमारा, त्रिपक्षीय संधि 1838 किस गवर्नर के काल में हुआ था, तो ऑकलैंड के काल में हुआ था त्रिपक्षीय संधि। अब एक त्रिपक्षीय युद्ध भी है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये काफी बार आपके एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है कि त्रिपक्षीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन से वंश भाग नहीं लिए थे, और एक ऐसा ऑप्शन देगा जो इन तीनों के अलावा रहेगा। ठीक है, इसके ऑप्शन में हमेशा चोल भी रहता है, तो वही आपका आंसर हो जाता है। त्रिपक्षीय युद्ध में पाल थे, पाल वंश के संस्थापक कौन है भाई, गोपाल है। कौन है, गोपाल है। ठीक है, इनके अलावा एक आपका प्रतिहार था, एक आपका राष्ट्रकूट था। तो ये तीनों, प्रतिहार का नागभट्ट हो जाएगा संस्थापक, और राष्ट्रकूट का जो हो जाएगा दंती दुर्ग हो जाएगा। तो तीनों का संस्थापक भी याद रखिएगा। तो ये तीनों वंश जो है त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया था। मसला क्या था, कन्नौज पे अधिकार करना। डायरेक्ट मसला क्या था भाई, कन्नौज जो है अपने अपने कब्जे में लेना चाहता था। इनके अलावा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है ना, ये 1878 लॉर्ड लिटन के समय, उस दिन 76 हो गया था और रिपन हो गया था, तो देख लीजिएगा, इन्हें करेक्ट कर लीजिएगा। 1878 लॉर्ड लिटन के समय हो गया था, फिर से बुला जा रहा था। इसके अलावा जो आपका आर्म्स इंडिया एक्ट है, आर्म्स इंडिया एक्ट है, इनकी जो शुरुआत हुई थी 1878 में, लॉर्ड लिटन के समय ही हुआ था। इल्बर्ट बिल है ना, लगातार 10 वर्षों पे जनगणना, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की समाप्ति, ये सब रिपन के समय हुआ था। इसीलिए रिपन को अच्छे कर्मों में हम याद करते हैं। इनके अलावा असहयोग आंदोलन, जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये किसके काल में, चेम्सफोर्ड के काल में। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ है। 1857 का विद्रोह जो है ये कैनिंग के काल में हुआ था। 10 मई 1857 को आपका जो है विद्रोह की लपट तेज हुई थी, यानी यहां से शुरुआत हुई थी। ये भी क्वेश्चन पार्टिकुलर पूछे जाते हैं कि 1857 की गदर आंदोलन किस दिन जो है अपने रूप में आया, तो 10 मई 1857 को। तो ये बात भी ध्यान रखना है। कैनिंग उस समय गवर्नर थे, बाद में यही चल के गवर्नर का पोस्ट वायसराय बन गया। इस प्रकार से कैनिंग ही इंडिया का पहला वायसराय भी है। और 1857 का विद्रोह का जो प्रमुख परिणाम निकला, ये मैं आपको बता चुका हूं कि जो यहाँ का शासन व्यवस्था था ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन यानी महाराजा और रानी के पास जो है चला गया। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत किस संस्था के द्वारा किया गया था। ये सीधा सीधा गुगली बॉल है, इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि भाई आप जानते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है ना। तो ये क्या है, चार महानगरों को जोड़ने की जो है ये है आपका सेतु, यानी ये रेड रोड से जोड़ा जाएगा। वैसे नहीं कि भाई दिल्ली, बम्बई, इसके अलावा चेन्नई और कोलकाता, इन चारों को जोड़े जाने का लिंक है जो आपका नहाई के द्वारा स्टार्ट किया गया था, है ना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई, नहाई का, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कितनी बार बता चुका हूं कि ये जो है आपका रोड का निर्माण करते हैं और
जो नेशनल हाईवे हैं, जो NH है, इनके देखरेख की जिम्मा NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है। और एक राज्य हाईवे होता है जो राज्य सरकार के द्वारा जो है उनके देखरेख किए जाते हैं। देखिए एक BRO वाला रोड भी होता है, बॉर्डर एरिया वाला, है ना, तो ये बात भी ध्यान रखना है। ये बॉर्डर एरिया का जो रोड होता है BRO बनाता है, बाद बाकी जो नेशनल हाईवे है NHAI बनाता है, और एक राज्य हाईवे भी होता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। NHAI की जो स्थापना हुआ था 1995 में आधुनिक फॉर्म में आया था। इनके अलावा इनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव IAS अधिकारी इनके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इनके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महिला अध्यक्ष के रूप में अभी हाल फिलहाल में ही किसे चुना गया था, है ना, तो ये आपका अलका उपाध्याय जी को चुना गया था। एक आपने याद रखना है सेल, SAIL सेल में जो है प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में सोमा मंडल को चुना गया था। ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में क्यों नहीं आया, मैं ये सोच रहा हूं। ये आएगा जरूर, क्योंकि ये पहली बार महिला अध्यक्ष सेल में अध्यक्षता संभाली थी। जिस प्रकार से आपने देखा कि सेबी के अंदर जो महिला अध्यक्षा बनी थी आपका माधवी पुरी बुच, तो यहां से कई सारे क्वेश्चन आए, लेकिन सेल वाले से अभी नहीं आए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भैया सेल, तो इनमें सोमा मंडल बनी थी पहला महिला अध्यक्ष, इन्हें भी ध्यान रख लीजिए किसी कोने में। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़े जाने की परियोजना है, जिसकी टोटल लंबाई 5846 मीटर है। देखिए आपसे क्वेश्चन ये महानगर से भी स्टैटिक्स फॉर्म में कर लेते हैं। बहुत दिन बिताए हम इस सेक्टर में भैया, तो ये आदेश तो आ ही जाता है कि क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछे जाते हैं कि भाई चारों महानगरों में किसका नाम परिवर्तन अब तक नहीं किया गया। ठीक है, तो देखिए जैसे दिल्ली का कोई नाम परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन बंबई से मुंबई बना, कलकत्ता से कोलकाता बना, मद्रास से चेन्नई बना, तो ये क्वेश्चन भी आपके स्टैटिक्स फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा फसल बीमा योजना के तहत किस आर्टिकल के प्रयोग से किसानों की मदद की जाएगी, इस प्रकार से क्वेश्चन आया है। या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि फसल बीमा योजना से संबंधित कौन से आर्टिकल हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 78, क्योंकि इसमें 46 था, 45 था, और आपके एक 44 था और एक 48 था, तो मैं 48 के साथ जाने वाला हूं, क्योंकि ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। और पर्यावरण को संरक्षण चाहे पर्यावरण से संबंधित जो क्रियाकलाप है ये कृषि वर्ग में ही आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 48 हो जाएंगे। बाद बाकी 46, 45, 44 को देखें तो एक में तो है कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनकी मदद करना, एक हमारा जो बच्चा है उनको शिक्षा से संबंधित बात करी गई है, और एक में सिविल यूनियन कोड की बात करी गई है। तो 48 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। सामान्यतः अनुच्छेद 48 की जो बेसिक अर्थ है कि जो पर्यावरण की संरक्षण में जो है आपका योगदान हो, या फिर पर्यावरण को संरक्षित रखना, है ना। और जो भी DPSP के अंतर्गत बात होती है किसी एक आदमी पे लागू नहीं होती है, ये पूरे राज्य को कहा जाता है कि ऐसा होना चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई DPSP का क्या उद्देश्य है, तो राज्यों को कल्याणकारी राज्य बनाना। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 44 क्या है भाई? सिविल नागरिक संहिता है, कहां पे एक्टिव रहता है हमेशा? तो गोवा के अंदर। अनुच्छेद 39 है समान विधिक एवं निःशुल्क न्याय है, इसी में आपका समान कामों के लिए समान वेतन की बात करी गई है। अनुच्छेद 40 क्या है? ग्राम पंचायत है। अनुच्छेद 49 क्या, अच्छा मैं जो बोल दिया ना कि भाई इसी में बात करी गई, तो ये मत समझ लीजिएगा 39 का ए में किया गया है, क्योंकि भाई बच्चे जो है सीधे जो है मतलब पकड़ लेते हैं बातों को, है ना। तो भाई 39 ए में नहीं मान लीजिएगा, है ना, ये अलग है भाई, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि DPSP के अंतर्गत ही है ना, नहीं तो फिर आप बोलिएंगे। अनुच्छेद 49 जो है ये आपके 49 नहीं 49 है ना। तो ये क्या है? जो जनहित वाला संस्थान है, जैसे सभी के काम में जो संस्थान आते हैं जैसे स्कूल वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह, या सार्वजनिक हित के जो भी स्थल है उनको संरक्षण प्रदान करना या फिर संरक्षित रखना। अनुच्छेद 50 जो है कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। 51 जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है, और 51A जो है ये आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, जिनके अलग अलग 11 भाग हैं, जिन्हें के बारे में मैंने आपको पहले बता चुका है। सरौंधी साखिया है, किस नृत्य से संबंधित है? अगर आपको एक चीज याद हो तो ये प्रश्न भी आप आराम से मार सकते थे, अगर मेरी लॉजिक अगर आपको याद हो। मैंने आपको एक दिन बताया था, और इस बात पे ना 2-3 बच्चे कमेंट भी किए थे। गोस्वामी सरनेम हो, है ना, गोस्वामी सरनेम हो, इसके अलावा एक और बरबयान सरनेम हो, बरबयान, है ना, गोस्वामी सरनेम, बरबयान सरनेम, शौकिया सरनेम। तो मैंने बताया था कि आपको सतरिया नृत्य के साथ चला जाना है, और मैंने ये भी बता दिया था, बोल दिया था कि भाई इस प्रकार के टाइटल के लोग जो है असम में ज्यादा निवास करते हैं। तभी एक कोई बच्चा है उत्तर प्रदेश की, जिनका लड़की है आरती गोस्वामी या फिर ऐसा कुछ नाम है, जिन्होंने कमेंट करके मुझे तुरंत ही बोले कि सर मेरा भी गोस्वामी टाइटल है, लेकिन मैं तो उत्तर प्रदेश में रहता हूं, तो आप कैसे कह सकते हैं। तो मैंने उनको समझाया था कि भाई ज्यादातर बोले हैं, ये नहीं कि 100%। अगर आपको याद है
परफेक्ट, तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है भाई। याद नहीं है तो डूबते का तिनका का सहारा का नाम सुने हैं ना, कि ये भी आपका सरनेम भी काम आ जाएगा। जैसे मैंने आपको नृत्य से पकड़ने के लिए बहुत सारे सरनेम बता दिए हैं, उससे ही आपका 80% काम हो जाता है जी, है ना। एक तो मैंने बता दिया भाई रेड्डी वगैरह जो है ये आपका कुचिपुड़ी के साथ चले जाने का, रेड्डी के साथ, है ना। इसके अलावा जो एक्सेप्शनल है महिला वगैरह उनको मैं अलग से बताता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, रेड्डी कुचिपुड़ी। इसके अलावा मैंने बताया भाई महाराज सरनेम जो है ये आपका कथक नृत्य के साथ चले जाते हैं। इसके अलावा हमने बताया भाई कि झावेरी बहन सरनेम है ना। इसके अलावा सिंह सरनेम है तो आप मणिपुरी के साथ चले जाते हैं, आप मिला के देखिएगा मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने एक और बताया है महाराज हो गया, रेड्डी हो गया, महापात्रा सरनेम जो है ये आपका ओडिसी के साथ जाना है। इसके अलावा बड़बयान, शौकिया और गोस्वामी सरनेम जो है ये आप लेके चले जाएंगे सतरिया असम के पास। इससे आपके काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने चारू माथुर, कलावती देवी, बिंबावती देवी को मणिपुरी बताया, कथक के लिए सितारा देवी और भरतनाट्यम के लिए रुक्मिणी देवी। इतने अगर आप याद रखते हैं तो आप ऑप्शन भी छांट सकते हैं। इसके अलावा सतरिया के नृत्य के जो प्रतिपादक हैं ये कौन है भाई, वैष्णव संत शंकर देव हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। कौन से आंदोलन से संबंधित है, भक्ति आंदोलन से संबंधित है। सतरिया नृत्य सभी शास्त्रीय नृत्य में सबसे आधुनिक है, मतलब सबसे लेटेस्ट है, ठीक है। इनके अलावा सतरिया नृत्य के जो कलाकार हैं यहाँ पे देख लीजिए, रामेश्वर शौकिया, जीवेश्वर गोस्वामी, चंद्र गहन चंद्र है, एक्चुअली गहन चंद है, ठीक है, गहन चंद्र गोस्वामी, जतीन गोस्वामी, इनके बारे में ज्यादा पूछते हैं, जतीन गोस्वामी, मानिक बरबयान। तो जो भी ये सरनेम है ना आपको पकड़ के रखना है, क्योंकि इसमें ज्यादा जो है बाहरी सरनेम नहीं है। एक प्रभात जी हैं वो भी आपका यही करते हैं, है ना, तो ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, 74.04 है। ये तो पूछने वाली बात ही नहीं, अब तो जनगणना की डाटा आपके जो है हाथ में छप गया होगा भाई, है ना। 2011 में पुरुष साक्षरता जो है 82.14% और महिला साक्षरता 65.46%। देश में सबसे अधिक साक्षरता केरल की लगभग 94%, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता लक्षद्वीप की लगभग 91.6%। इसके अलावा जनगणना 2011 की सभी डाटा दे चुका हूं, तो मैं सीधे आगे निकलता हूं। जनगणना 2011 में शहरी जनसंख्या लगभग 32%, ग्रामीण पूछेगा तो इससे घटा लीजिएगा, 68-67% हो जाएगा। सबसे अधिक लिंगानुपात केरला में है, सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात पुदुचेरी में है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है संविधान का अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है। देखिए संविधान का अनुच्छेद 13 जो है ये कहता है कि जो मौलिक अधिकार है उसकी असंगतियों में जो त्रुटि आएगी उसको दूर करा जाएगा। समझ रहे हैं बात, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा नहीं इसका आंसर, क्योंकि आप जो है किताबी भाषा में शायद न समझे इस चीज को, ठीक है भैया। ये कहता है कि जो आपका फंडामेंटल राइट है उसमें कोई भी प्रकार की असंगतता नहीं लाई जाएगी या फिर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर इसको और साधारण भाषा में समझे तो अगर आपका जो मौलिक अधिकार है इसमें अगर संविधान संशोधन कर भी दिया जाए तो उस संविधान संशोधन, चूंकि कानून तो है नहीं, तो ये आप मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कुल मिला के आपके मौलिक अधिकार का जो दोहन है इसको प्रोटेक्ट करता है आपका आर्टिकल 13। तो ये हो गई आपकी देसी भाषा, ठीक है भैया। इनके अलावा कुलम का नियम जो है इससे क्वेश्चन आया था, लेकिन क्वेश्चन क्लियर नहीं है। अच्छा, फंडामेंटल राइट की थोड़ी सी आर्टिकल की बात कर दूं। 13 तो आप समझ गए। देखिए 12 और 13 इसी प्रकार की बात करते हैं, पहले प्रोटेक्शन वगैरह की। इसके अलावा हमारा 14 से जो है कैटेगराइज कर देते हैं हम, 14 से 18 इक्वलिटी में कैटेगराइज कर देते हैं। इसके अलावा 19, 20, 21 है ना, 19 जो है आपकी प्रेस की स्वतंत्रता में हम अलग से रख लेते हैं, 20 और 22 को हम एक साथ रख लेते हैं। किस चीज के लिए, है ना, इसको हम रख लेते हैं आपको सजा आदि के मामले में छूट के लिए। इसके अलावा हमने 23 और 24 को अलग रखना है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये। इसके अलावा हमने 25 से 28 तक अलग रखना है, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। 29 और 30 को हमने अलग रखना है, ये क्या है भाई, अल्पसंख्यक हित से है। 31 को फिलहाल मुझे नहीं पढ़ना है और 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार मानना है। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है जो 12 से 35 तक के बीच में वर्णित है, ठीक है। इनके अलावा ये कहां से लिया गया है, कितने हैं, ये तो पहले सिर्फ में बता चुके और पहले भी बताए हैं। गुलाम के नियम से जो क्वेश्चन आया था, देखिए गुलाम का नियम क्या होता है ये मैं बता देता हूं। हो सकता है कि डायरेक्ट नियम ही पूछा गया हो कि फला नियम किसके है, या फिर गुलाम के नियम में क्या क्या किस चीज के बीच में रिलेशन होता है, समीकरण दे देता है नीचे भाई, है ना। तो भैया गुलाम के नियम से कहता है कि दो आवेशित पिंडों के बीच आकर्षण, अट्रैक्शन, है ना, या फिर प्रतिकर्षण का बल, उससे आवेश के प्रोडक्ट यानी गुणनफल जो होंगे, दोनों आवेश के गुणनफल, मान लीजिए एक आवेश A1 है और एक आवेश A2 है, तो इनका जो प्रोडक्ट हुआ दोनों का गुणन, है ना, के सीधे समानुपाती तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से जो है इनके नियम है ना। तो यहां से क्या क्वेश्चन आया था, क्लियर नहीं है बिलाल।
विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपसे पूछ लेते हैं तो कूलम्ब होता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको पढ़ के क्या जाना है, चार्ल्स के नियम भी देख लेना और बॉयल का नियम भी देख लेना। अब कूलम्ब का नियम पूछा है तो चार्ल्स का नियम और बॉयल का नियम, न्यूटन का नियम, ये सब जरूर अब एग्जाम में आएंगे, है ना। चार्ल्स के नियम जो है ये गैस पर लागू होती है। इसी नियम के परिणाम स्वरूप अगर गैस में आप टेम्परेचर को राइज करेंगे तो गैस की मात्रा भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये नियम कूलम्ब के नियम से ही वेरीफाई होता है। इसके अलावा आपका एक हुक का नियम है, ये भी पढ़ लेना है। स्प्रिंग वगैरह जो कमानी वगैरह होते हैं, इनके अलावा सबसे ज्यादा दिन तक दशहरा कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, इस प्रकार के प्रश्न आए हैं। आप लोग बताइएगा कि इसके ऑप्शन में क्या क्या था। मेरे ख्याल से सबसे लंबी दशहरा जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में जो मनाया जाता है ना, बस्तर दशहरा, यही होगा। 75 दिनों तक मनाया जाता है बस्तर दशहरा, ठीक है। और अभी हाल के वर्षों में जो है दशहरा को 105 दिन तक एक्सटेंड किया गया था। तो हो सकता है कि एक करंट सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया हो, मुझे जैसा लग रहा है, क्योंकि अभी बस्तर दशहरा तो कुछ ही दिन पहले एसएससी ने पूछा था कि कहाँ मनाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में, है ना। तो हो सकता है कि ये 105 दिन तक जो मनाया गया ना 2022 में ही मनाया गया, है ना। तो ये जो है आपका ये पूछा गया होगा मेरे ख्याल से। आप लोग बताइएगा कि इसमें और क्या क्या था ओरिजिनल लैंग्वेज, अगर आपको याद हो, या फिर क्या क्या ऑप्शन थे इसमें पूछा गया। जैसे बच्चा ने लिखा है कि सबसे अधिक दिन तक दशहरा कहाँ मनाया जाता है, ऐसा प्रश्न आया है, ठीक है। इसके अलावा 36 में हरेली महोत्सव होती है, हरेली छत्तीसगढ़ में होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सिरपुर महोत्सव होता है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा राउत नाचा महोत्सव, ये भी छत्तीसगढ़ में है। पंडवानी वगैरह है, पंथी वगैरह है, गेंडी वगैरह है, सुआ है, राउत नाचा है, सैला है, कर्मा है ना। ये सब आपके छत्तीसगढ़ के हैं जी। इनके अलावा महोगनी, शीशम, रबर, ये सब जो सिनकोना, ये सब जो वृक्ष हैं, ये किस प्रकार के जंगल के प्रोडक्ट है या उत्पाद है भैया। देखिए प्रोडक्ट भैया शब्दों के मतलब समझिएगा गहराई। इससे पहले मैंने जो प्रोडक्ट शब्द का इस्तेमाल किया वहां पे गुणनफल से बात हो रही थी, क्योंकि गुणनफल को भी आप प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उत्पाद है ना। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की जो है उपज है आपके, इस प्रकार के प्रश्न, ठीक है। देखिए मैंने आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन, कटीली मरुस्थलीय वन, मैनग्रोव वन, इन सब के उत्पाद, साथ ही साथ इसमें कितनी वर्षा होती है सालाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना भैया। तो ये जो है आप जरूर ध्यान रखें, ये आपको अच्छे अच्छे एग्जाम में नंबर दिलाएंगे। चलिए रिपीट करवा देते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में औसत वर्षा की बात करेंगे तो 200 वर्षा तो होना ही है, 200 सेंटीमीटर सालाना। इससे अधिक हुआ तब ऐसे वर्षा को क्या माना जाता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब ये सदाबहार वन का भी डिफिनीशन जो है मैंने देहाती भाषा में आपको समझा दिया था, ताकि आप कभी ना भूलो, क्योंकि ये ज्योग्राफिकल लैंग्वेज जो है ये आपको काफी परेशान करेगा जी, है ना, कि भैया ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो ये मैं देहाती भाषा में सब कुछ बताता हूं भाई, समझ जाओ, क्योंकि आपको एग्जाम पास करना है, आपको अच्छे से लिखना नहीं है कि आपको नंबर अच्छे लिखे तो थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि आप जो है ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेंड करते हो, ठीक है। सदाबहार वन क्या है भैया, सदाबहार वन ऐसे वन है जिसमें कोई वृक्ष में फल लग रहा है, कोई वृक्ष में जो है फूल लग रहे हैं, कोई वृक्ष में पतझड़ हो गई है ना। तो ऐसे जो वन होते हैं इसे हम सदाबहार वन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि साल में एक ही टाइम पे सभी पेड़ पौधे एक ही क्रियाकलाप से मतलब जुड़े हुए नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि पूरे जंगल कभी शून्य नहीं दिखता है, हमेशा हरा भरा दिखता है, इसीलिए इसे एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। लेकिन जो पतझड़ी वन है इसमें क्या होता है कि भैया एक ही बार साल में पत्ते गिरेंगे तो महीना फिक्स है, पत्ते आएंगे तो महीना फिक्स है। तो एक बार तो खूब हरा भरा, और कुछ ऐसा समय आता है पतझड़ के समय कि एकदम शून्य सपाटा दिखता है, तो ऐसे पर्णपाती वन कहते हैं। और पर्णपाती वन में कितने वर्षे होते हैं, तो 200 सेंटीमीटर तक, है ना। इससे ज्यादा होगा तो सदाबहार वन। तो आप कई तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, सदाबहार वन को कैसे कहते हैं। तो 200 सेमी से अधिक वर्षा उसे सदाबहार वन कहते हैं। हमेशा पेड़ पौधे में अलग अलग समय में अलग अलग क्रियाकलाप हो उसे सदाबहार वन कहते हैं, सिंपली, है ना। तो ऐसा जो आपका पर्णपाती वन है इसके उत्पाद है आपका सागवान है। सागवान के बड़े बड़े पत्ता होते हैं, गांव में देखे होंगे। बांस तो सभी देखे होंगे भैया, बांस के छड़ी से काफी पिटाई खाए सरकारी स्कूल के अंदर। साल है, शीशम है, शीशम काफी मजबूत होते हैं, गाँव घर में पाए जाते हैं, इसके लोग दरवाजा पलंग वगैरह बनाते हैं। चंदन, चंदन अभी पुष्पा पिक्चर आपने हाल में ही देखा होगा। इसके अलावा जो अर्जुन का पेड़ है, बिहार सरकार ने एक
स्कीम चलाया था अर्जुन का पेड़ लगाना, कहा जाता है कि हार्ट के लिए काफी अच्छा होता है। तो ये भी पेड़ आपने देखा ही होगा, ये पतझड़ी वन के उत्पाद हैं या फिर पर्णपाती वन उसे ही कहते हैं। शुष्क मरुस्थल एवं कांटेदार वन, औसत वर्षा कितने होते हैं? 50 सेंटीमीटर से कम होते हैं। यहाँ का प्रोडक्ट क्या है? खजूर, खेजड़ी, बबूल, खैर, नागफनी, यूफोरिया, ये सभी के सभी जो है आपके कटीली वन के उदाहरण है। एक प्रश्न सरस्वती सम्मान से आया है, लेकिन जब सरस्वती सम्मान से पूछेगा तो दो ही चीज पूछता है, या तो हाल फिलहाल में किसको मिला है, या फिर ये किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, या फिर इसकी स्थापना कब हुई थी। आप लोग बताइएगा क्या इस तीनों लैंग्वेज से बाहर था क्या क्वेश्चन? नहीं रहेगा जी, नहीं रहेगा। ठीक है, तो आइए बताते हैं। सरस्वती सम्मान 2023 किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर शरद सिंह को दिया गया है। सरस्वती सम्मान जो इससे पिछले वाला 2022 जो दिया गया, ये शिव शंकरी को दिया गया था सूर्य बासम नामक जो है मतलब कृत्य के लिए। सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 में हुआ था, है ना। इनके अलावा 2022 में व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्बुद्धि को पागल खाना के लिए दिया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 13 आ गया था जिसे मैं आपको समझा चुका हूं, यही बात यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पर भी मैं वही बात बताया कि किताबी लैंग्वेज है ना, ये जो है थोड़ा जटिल है आपको समझना, इसलिए मैंने आपको समझा दिया था कि एक आर्टिकल 13 जो है आपके मौलिक अधिकार का प्रोटेक्शन करता है कि इसमें कोई भी प्रकार की असंगति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चाहे तो आप संविधान संशोधन भी कर लो, क्योंकि संविधान संशोधन तो कानून है नहीं, तो फिर भी जो है आप इसे मतलब असंगत नहीं ठहरा सकते या फिर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज के आपके सेकेंड शिफ्ट में। थर्ड शिफ्ट के वीडियो में थोड़ी देर में लेके आऊंगा, उसके बाद कंबाइंड वाली लेके आऊंगा, और उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट की वीडियो भी देखेंगे अगर टाइम रहा तो, जैसा कि रोजाना जो 57 क्लास वाली वीडियो चल रही है। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 7 अगस्त 2023 और आज जो है आपका सीएचएसएल का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके, जीएस और इंग्लिश के जो भी वर्ड मुझे प्राप्त हुए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ पॉइंट टू पॉइंट इंपोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा, जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए मददगार साबित होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए क्या कुछ थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, संघ सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में वर्णित है? आज से नहीं पढ़ाते आए हैं 19, और ये वाला जो आप लाल कलर का ये सीट देख रहे हैं, ये कई पीडीएफ में आप इसे पाए होंगे अटैच किया हुआ। ठीक है, तो ये जो है 19 में मैं बार बार बताया कि इसमें खाली एक 19 आर्टिकल नहीं है, ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स हैं। इसमें कई सारे चीज को आपको जो है दर्शाया गया है जो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आ जाती है। आइए दर्शन कराते हैं। तो जो सहकारी समिति है, इसमें जो गठन है ये 19 के 1 के सी में वर्णन करा गया है। तो राइट आंसर आर्टिकल 19 1 सी हो जाएगा। देखिए जो 19 आर्टिकल है, जो 51 का ए आर्टिकल है, जो 243 आर्टिकल है, जो 39 आर्टिकल है, ये सिर्फ एक आर्टिकल नहीं है, ये ग्रुप ऑफ आर्टिकल है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, तो इन्हें आप ग्रुप ऑफ आर्टिकल जितने भी हैं इन्हें आप देख लीजिएगा। विस्तृत जानकारी के लिए आर्टिकल वाला वीडियो पे आप विजिट कर सकते हैं, नीचे आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिल जाएगा। 1 के सी में सहकारी समिति, अगर आपसे कहे कि संविधान के कौन से भाग हैं जहां पे आपका सहकारी समिति की बात करी गई है, तो आप बताओगे भैया संविधान के भाग के 9 का बी जो है ये सहकारी समिति के गठन से संबंधित है। अब 9 के बी है मतलब 9 होगा और 9 का ए होगा तब 9 का बी बना होगा, तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। जो 9 है ये आपका ग्राम पंचायत से संबंधित है, जो 9 का ए है ये आपका नगर निगम या नगर पालिका से संबंधित है, और 9 का बी जो है ये आपका सहकारी समिति से संबंधित है। तो ये तीनों भी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। संविधान की भाग जो 22 को है ना 25 भागों में विभक्त है, तो ये 25 भागों में कैसे विभक्त हुआ? तो एगो तो 9 से 9 का ए बन गया, 9 का बी बन गया, तो 2 गो तो यही बढ़ गया। एगो आपका भाग 4 से 4 का ए क्रिएट किया गया जिसमें मौलिक कर्तव्य रखा गया, तो 22 गो बेसिक और 3 गो देखिए ये बढ़ गया, तो 22 और 3 25 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से बढ़ा है। तो अब 19 के जो भी आर्टिकल हैं उनको जरा देख लेते हैं। तो 19 के एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो भी मीडिया वगैरह जो आपको न्यूज वगैरह दिखाता है, ये आपने डिबेट होता हुआ देखा होगा चैनल वगैरह पे, तो ये कहाँ से आता है? तो आर्टिकल 19 के 1 के ए से आता है। ठीक है, ये वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार आपको प्रदान करता है। ठीक है, अपनी जो अभिव्यक्ति है, आपकी बोलने की जो अधिकार है, ये आपका 19 का 1 का ए देता है। 1 के बी में क्या है भाई? शांतिपूर्ण ढंग से आप हथियार रहित जो है आपका सम्मेलन कर सकते हैं। अनुच्छेद 19
19 के 1 के बी में बताया गया है। देखिए, मैं बहुत दिन तक तो यही नहीं समझता था जब मैं बच्चा था कि रहित का मतलब होना होता है कि न होना होता है। अपनी आप बीती बता रहा हूँ। एक बार मैं बाराती जा रहा था तो एक पेट्रोल पंप पे लिखा था शीशा रहित पेट्रोल। तो मैंने अपने पिताजी को कहा, देखो इस पेट्रोल में शीशा मिलाया हुआ है, तो हंस दिए। तो मुझे वहां पे मुझे मीनिंग समझ में नहीं आया। अब समझ में आता है कि रहित का मतलब नहीं होना होता है। ठीक है। इसके अलावा संगम या संघ या फिर सहकारी समिति की जो बनाने की बात है, आर्टिकल 19 1 सी में है, जो ये क्वेश्चन का आधार है। एक का में डी में जो है ये आप है कि भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार, आप कहीं भी घूम सकते हैं। भारत के किसी भूभाग पे आप निवास करने वाले हैं तो 19 1 ई का आर्टिकल जो आपको ये अधिकार देता है। आर्टिकल 19 1 का जी जो है ये आपका क्या बताता है कि कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। ठीक है। तो ये सब जो है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये सीट आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। इनके अलावा अनुच्छेद 23 क्या कहता है? बलात् श्रम पे निषेध है, या फिर इसे आप सीधे लैंग्वेज में बंधुआ मजदूर कह सकते हैं। इसके अलावा इसे अलग लैंग्वेज में मानव तस्करी भी कहते हैं, इस पर रोक। तो ये सब जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 23 में आता है। अनुच्छेद 24 में क्या है भाई? बाल श्रम पे निषेध। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी कल कारखाने में नहीं लगाया जाएगा काम पर। इनके अलावा 25 से 28 ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें आपको पार्टिकुलर आर्टिकल भी याद रखने की जरूरत है। और एक बात मोटे मोटे तौर पे ये भी याद रखना जरूरी है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता में क्या क्या स्वतंत्रता है। तो आप इंडिया में कोई भी धर्म को मान सकते हैं, आप इंडिया में कोई भी धर्म को नहीं भी मान सकते हैं। ठीक है। आप चाहो तो नहीं भी मानो, कोई दिक्कत नहीं है ना। किसी भी राज्य का अपना पार्टिकुलर धर्म नहीं होगा, है ना। इंडिया का कोई अपना धर्म नहीं होगा। इस प्रकार से धार्मिक कार्य पे किए गए खर्च में कोई आपको टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं करेगा। आपके जो कल्चर में है उससे आपको कोई वंचित नहीं करेगा। जैसे जीता जागता उदाहरण सिख धर्म के लोग कृपान रखते हैं अपने पास, है ना। तो ये सब जो है किस आर्टिकल से छूट मिले हैं? तो आर्टिकल 25 से 28 इक्वलिटी वाला बता दिया। 14 से 18 समानता का अधिकार। 19 प्रेस का देख लिया आपने। 20 और 22 आपको जो अगर आप किसी चीज में आरोपी करार दिए जाने से पहले या फिर आरोपी करार दिए भी जाते हैं तो आपको सजा के मामले में जो छूट मिलेगा, रियायत मिलेगा, ये 19 और 22 से मिलेगा। 21 का ए में कहा गया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उनका फंडामेंटल राइट है। 29 और 30 है कि अपने संस्कृति और जो आपका मतलब उनके लाइफ स्टाइल है, जो अनुसूचित जाति और जनजाति, उनको जीवित रखने के लिए उनको अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके अलावा अगला एक प्रश्न पूछा गया, ये बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया था। क्रिकेट के खेल में एम्पायर दोनों हाथ फैलाकर कौन से सिग्नल देते हैं? तो दोनों हाथ फैलाकर क्या सिग्नल देते हैं भाई? वाइड हो गई, दोबारा बॉल डालो। और वाइड कैसे होता है? जो पंपिंग क्रीज होता है वहां पे एक लिमिट रखा होता है, अगर उससे बाहर बॉल चले गए, है ना, तो वाइड हो जाता है। इनके अलावा एक हाथ हिलाते हुए आगे पीछे मूव करते हुए, है ना, चौका का सिग्नल देता है। ये तो आप भी देखेंगे। और क्रिकेट के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, आप हमसे ज्यादा जानते हैं, है ना। इनके अलावा उंगली ऊपर उठाना एक हाथ से, आउट। इसके अलावा क्रिकेट से संबंधित शब्द है बीमर, गुगली, नो बॉल, स्पिन, यॉर्कर, लेग बाय, एलबीडब्ल्यू टांग में लगता है ना। और विकेट के सीध में गया तो आउट। लेग बाय क्या हुआ? बल्ला में नहीं लगा लेकिन रन दौड़ के ले लिए। यॉर्कर क्या हुआ? एक ऐसा खतरनाक बॉल जो नीचे गिरता किसी और दिशा में और भागता किसी और दिशा में, लेटले इसे यॉर्कर कहते हैं, लसित मलिंगा का बॉल। स्पिन जो धीमा फेंकता है। नो बॉल टांग जो है जूता का साइज जो है डैर से मतलब लकीर से आगे करके फेंकना। गुगली एकदम हल्का बॉल समझ में ना आए, है ना। तो ये सब शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित हैं। डकवर्थ लुईस पद्धति का इस्तेमाल किस खेल में होती है? तो क्रिकेट में होती है। जब रिजल्ट वगैरह जो है सीधे सीधे नहीं निकले तो डकवर्थ लुईस पद्धति के अनुसार रिजल्ट निकाला जाता है। और इस बार का जो सीएसके का मैच जो आईपीएल जीता सीएसके, तो इसमें डकवर्थ लुईस पद्धति के जो है इस्तेमाल किया गया था। क्रिकेट में बॉल जो है ऊपरे ऊपरे बाउंड्री को पार कर जाता है तो छक्का मिलता है, और लेटले चला जाता है बाउंड्री को पार कर देता है तो चौका मिलता है। ठीक है। चलते हैं आगे। पोला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन में महाराष्ट्र था, राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। और थोड़ा कोस्ट में लिखा हुआ चीज पर ये क्लास 30 के थंबनेल पे मिलेगी, ऊपरे में मिल जाएगा, वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं है। पोला महोत्सव पढ़ा दिया है। यह त्योहार किसानों का त्योहार है, अभी 3 दिन पहले ही पढ़ाया है। अच्छा, फर्स्ट शिफ्ट में याओ सांग डांस आया था, जो मैंने बताया था आपको कि मणिपुरी से कोई चीज आया है, तो मणिपुर का
होली क्या कहलाता है, याओसांग महोत्सव आया था जो परसों पढ़ाया था और कल शाम को भी पढ़ाया था। ठीक है कि भाई ये 5 दिनों तक होती है मणिपुर में याओसांग त्योहार। इसे मणिपुरिया होली कहा जाता है, मणिपुरिया मार्शल आर्ट थंगता को कहा जाता है। और याओसांग के मौके पे ही थबल चोंगवा नामक डांस होता है। कौन सा? थबल चोंगवा नामक डांस होता है आपका याओसांग त्योहार के अवसर पे ही। तो ये आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन बोलने भले मुझे वहां अधूरा प्राप्त हुआ था, अब बच्चे ने कमेंट किया तो पूरा हो गया, तो आपके साथ शेयर कर दिया। बल्कि ये मतलब ये मोटो नहीं है कि मैंने पढ़ाया तभी आया, बस आपको क्वेश्चन पहुंचाया। और ये भी बता देना बहुत जरूरी है कि मैंने परसों जो बताया था, तो आपको इससे क्या होता है कि आपको लगेगा कि भाई रीजनेबल का मतलब आपका जो है कंटेंट है, कंटेंट से बाहर की बात मैं मतलब आपके एग्जाम से रिलेटेड जो चीज है वही पढ़ाता हूँ, ये तो आप भी जानते हैं। इसके अलावा यह त्योहार किसानों का त्योहार है। जो पोला महोत्सव है ना, ये क्या होती है? किसानों की त्योहार होती है, किसान अपने बैल वगैरह की पूजा करते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र का अन्य त्योहार रंगोली है। मैंने कहा रंगोली का कोई अपोजिशन नहीं होता, कभी भी हो जाते हैं। आज अगर महिला के मन होगा घर द्वार साफ करेगा, बाहर रंगोली बना देगी, ये सालों भर चलता रहता है। गुड़ी पाड़वा नव वर्ष है। तमाशा 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 लावनी, कोली डांस जनजातीय डांस है, जो यहाँ का जो कोली समुदाय है, जो मछुआरा समुदाय होता है अपने यहाँ, इनका डांस है। शिवाजी उत्सव ये आपका महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक साहब ने स्टार्ट करवाया था। गणपति उत्सव बाल गंगाधर तिलक साहब ही स्टार्ट करवाए थे। दही हांडी महोत्सव जन्माष्टमी के एक दिन पहले होती है, तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा छत्तीसगढ़ का त्योहार क्या है भाई? हरेली। एगो हरेलो है, एगो हरेला है और एगो हरेली है। तो हरेली जो है छत्तीसगढ़ का है। राउत नाचा छत्तीसगढ़ का है। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ का है। सिरपुर महोत्सव छत्तीसगढ़ का है। कर्मा छत्तीसगढ़ प्लस झारखंड का है। सैला छत्तीसगढ़ प्लस एमपी का है। पंडवानी छत्तीसगढ़ का है। गेंडी छत्तीसगढ़ का है। पंथी छत्तीसगढ़ का है। सुआ नहीं लिखे, सुआ लिख लीजिएगा। सुआ भी छत्तीसगढ़ के हैं। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 2022 में कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत बार बता चुके हैं भाई। जब मैंने भक्ति कुलकर्णी और आर परागनंदा की बात करा तो मैंने आपको इस बात का जिक्र जरूर करा। और भक्ति कुलकर्णी और आर परागनंदा की चर्चा करने के पीछे क्या रीजन है भाई? कार्लस मैग्नस को हरा दिया भाई, है ना। और ये क्वेश्चन 3-4 बार एग्जाम में इसी बात से आ गई। और अर्जुन पुरस्कार से कितने आदमी को मिला है? ये आपको जो है 25 लोगों को दिया गया है। आपको शतरंज में याद रखना है, भक्ति कुलकर्णी और आर परागनंदा को मिला है। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार एकमात्र शरद कमल को 2022 वाला मिला है। पिछला अगर 2021 वाला बात करेंगे तो मेजर ध्यानचंद जो 2022 में बांटा गया था, देखिए 1 साल पीछे चलता है। हम 23 में ये सब पढ़ रहे हैं, मतलब 22 वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, 24 में जो हम पढ़ेंगे ये 23 में दिया जाएगा, 23 वाला दिया जाएगा। ठीक है, तो जो पिछला बार दिया गया था आपका मेजर ध्यानचंद, वो 12 खिलाड़ी को दिया गया था, जिसमें अधिकांश खिलाड़ी ओलंपिक या पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी थे, सिवाय सुनील छेत्री और मिताली राज। सुनील छेत्री और मिताली राज जो है ये ओलंपिक में भाग नहीं लिए थे, फिर भी उनको ध्यानचंद पुरस्कार पिछला सेशन का दिया गया था, है ना। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की बात करेंगे तो 1961 में होता है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत की बात करेंगे तो 1991 में होते हैं। 1991 में इनका नाम जो है इस पुरस्कार का पहले क्या होता था, तो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, फिर इसका नाम बदल के हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के मतलब नाम पे जो है रखा गया। इन्हीं के जन्मदिन पे 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस सेलिब्रेट करते हैं और विश्व खेल दिवस जो है 6 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इनके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार एक खेल से संबंधित है, लेकिन ये खेल के सिर्फ कोच को दिया जाता है, प्रशिक्षकों को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसकी शुरुआत आपका 1985 में हुआ था। 2022 में ये कई खिलाड़ियों को दिया गया। ये भी 2 कैडर के होते हैं, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट होते हैं और एक साधारण वाला होता है ना। इससे संबंधित मैंने सभी बात आपको अभी बता दिया था, जिसमें जो फेमस है, जो ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, जवाहरलाल लाड, है ना। इसके अलावा सुजीत मान, मोहम्मद कमर अली, इन सबको जो है दिया गया था। इनके अलावा ट्रांजिएंट का सिनोनिम्स आपसे पूछ लिया था। ट्रांजिएंट मतलब होता है अल्पकालीन, अल्पकालीन मतलब होता है क्षणिक, मोमेंटरी हो जाएगा। अगर देखना इस प्रकार का जो भी ऑप्शन आपका आंसर दे रहा होगा कि भाई क्षणिक, टेम्पोरली, है ना, मतलब परमानेंट का उल्टा क्या होगा? टेम्पोररी कह सकते हो, क्षणिक कह सकते हो, मोमेंटरी कह सकते हो, शॉर्ट लास्टिंग कह सकते हो, पासिंग कह सकते हो। तो ये सब जो भी शब्द होंगे आपका आंसर हो सकता है। इनके अलावा लॉन्ग लास्टिंग इसका उल्टा हो जाएगा। इसके अलावा संविधान को इसके अलावा इटर्नल भी हो जाएगा, इटर्नल शाश्वत, है ना।
ये भी उसका उल्टा हो सकता है, इमोर्टल इसका उल्टा हो सकता है भाई, जो कभी न मरे, है ना। देखिए इंग्लिश का जो मीनिंग होता है ना, ये एकदम क्लोज जो आपका आंसर दे रहा होता है वही आपको टिक करना होता है, क्योंकि एक से एक सारे वर्ड को हम कई सेंस में इस्तेमाल कर लेते हैं। अब भाई जो कभी न मरे वो भी तो लॉन्ग टाइम का है ना, वो उसका तो टाइम का अंत नहीं है ना। तो ये भी हो सकता है जब कुछ नहीं दिखे तो, है ना। संविधान मतलब उल्टा की बात करें एंटोनियम्स में, संविधान को इंग्लिश में किसने लिखा था? देखिए संविधान का जो है भले ही संविधान की निर्माता या फिर भारतीय संविधान की जनक भीमराव अंबेडकर साहब को कहा जाता हो, लेकिन जो सुलेखन का काम किया, जो मतलब लिखे उसे सजा के, वो अलग अलग पर्सन थे। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रेम बिहारी नारायण साहब जो हैं, इनके नाम के आगे राय ज्यादा भी लगाएंगे, राय ज्यादा, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा, ये जो है संविधान को लिखे थे अंग्रेजी लैंग्वेज के अंदर इटैलिक फॉन्ट में, क्योंकि इनका राइटिंग बड़ा अच्छा था, ठीक है। और जो बहुत ही अच्छा लिख लेते हैं उसे क्या कहा जाता है, आप लोग कमेंट करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। इनके अलावा भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर साहब को कहा जाता है, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, ड्राफ्ट कमीशन। इसमें कितने सदस्य थे? तो 6+1 7 गो, है ना। इसके अलावा इन्हें पहचानने का तरीका भी मैं बताया हूं कि इनके अधिकांश सदस्यों के नाम में भगवान कृष्ण का नाम शामिल होता है। मूल संविधान को हिंदी में किसने लिखा? भाई एक तो ये अंग्रेजी की बात हो गई, जिन्होंने अभी आपने देखा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब लिखे थे। हिंदी में भी इनकी पांडुलिपि लिखी गई, तो ये लिखे बसंत कृष्णन वैद्य के द्वारा। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। TCS है भैया, पिताजी पूछे हैं तो पुत्र जरूर पूछे जाएंगे आने वाले एग्जाम के दौरान, है ना। तो ध्यान रख लीजिएगा। भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई? 1853 में। 1853 में, ये सब तो सवाल ही नहीं एक्चुअली। भारत में प्रथम रेलवे 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय चलाया गया था, जो मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर की दूरी तय करी थी। लॉर्ड डलहौजी और क्या है भाई, राज हड़प नीति भी किए हैं। सतारा को सबसे पहले हड़प लिया था। इसके अलावा अमरवल्ली का संबंध किस नृत्य से है? ये भी प्रैक्टिस सेट वाली वीडियो में है। अमरवल्ली कौन से शैली को आगे बढ़ाया? भरतनाट्यम का। वहां से मैं क्वेश्चन का बेस बनाया था, तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। अमरवल्ली भरतनाट्यम के पंडन्नलूर शैली से संबंधित है। इनके भी कई प्रकार के शैली होते हैं भरतनाट्यम में, जिसमें 4 शैली प्रमुख है, और भरतनाट्यम के 3 पार्ट भी बता दिए थे, त्रिभंग, अभंग और सभंग। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अमरवल्ली को 1991 में पद्मश्री, 2001 में संगीत नाटक एकेडमी और 2004 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। देखिए अमरवल्ली वही बिल्ली है, पुष्पा वाला श्रीवल्ली वाला, है ना। इनके अलावा 2011 की जनगणना, अरे ऐसे मजाक किए थे भाई, वो नहीं है, मंधाना नहीं है, ये दूसरे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना, आपका भारत में सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? तो अलीराजपुर है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये MP के अंदर है। कौन था पुष्पा पिक्चर में हीरोइन? मंधाना ही था ना, पता नहीं। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षर जिला सरछीप मिजोरम है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अलीराजपुर सबसे कम साक्षरता और सबसे अधिक साक्षरता शेरछीप इस प्रकार से नाम है। ये आपका मिजोरम के अंदर है, एक जिला जहां की सबसे अधिक साक्षरता है। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व भी अरुणाचल प्रदेश के ही है। और बिहार की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। बाद बाकी जनसंख्या का सारा डाटा आप जानते हैं, क्योंकि आपको मैं पढ़ा चुका हूं और आप भी पढ़ चुके हैं। भारत के प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज का आरंभ किसने किया? ये बलबन है। जब बलबन ने क्वेश्चन पूछा था अभी लास्ट दिन शुक्रवार को कि भैया बलबन ने सिजदा और पैबोस क्यों स्टार्ट करवाया था, तो वहां पे इनके बारे में सारा जन्म कुंडली दे दिया था। गयासुद्दीन बलबन को उल्गू खान भी कहते हैं। गयासुद्दीन बलबन ने सिजदा और पैबोस की नीति अपनाई। ये क्या होता था? नीचे बैठ के घुटना पे टेकना, है ना, चूमना। इस प्रकार से जो है ये किस लिए किया था? तो ये अमीर लोगों पे अपनी श्रेष्ठता को साबित करने के लिए किया गया था, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो गयासुद्दीन बलबन था वो राजा के पद को सर्वोच्च मानते थे और उसमें मजबूती फूका उन्होंने गुलाम वंश के अंदर, ठीक है। गयासुद्दीन बलबन लौह एवं रक्त की नीति भी अपनाई थी। गयासुद्दीन बलबन, है ना, ये जो शासक बना था गयासुद्दीन बलबन, तो इससे पहले भी ये काम कर चुके हैं सल्तनत काल में गुलाम वंश के लिए। तो इल्तुतमिश का छोटका बेटा नसरुद्दीन महमूद के काल में नायाब के पद पे कार्यरत थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कट टू द चेस ईडियम का मीनिंग क्या है?
है ना, कट टू द चीज, तो घुमा फिरा के नहीं, सीधे सीधे मुद्दे की बात करना, ठीक है। इस प्रकार से जो भी आपका आंसर दे रहा होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनके अलावा पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन शायद आया है, आप लोग मुझे बताइएगा कि आया है कि नहीं आया है। आया है तो हाँ लिख दीजिएगा, नहीं आया है तो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो भैया पादप जगत का उभयचर जो है ये कहा जाता है ब्रायोफाइटा समूह को, है ना, ये भी पहले बता रखे हैं। पादप जगत के उभयचर, सजीव और निर्जीव के बीच का करी, ये सब जो है कुछ मतलब कहावत के रूप में क्वेश्चन है कि एक बार याद कीजिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। भले आप नहीं जानते हैं कि ब्रायोफाइटा क्या होता है, लेकिन ये क्वेश्चन इसी लैंग्वेज में आता है कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को, है ना। सजीव और निर्जीव के बीच का करी किसे कहते हैं, विषाणु को। तो इस प्रकार से आप जो है बहुत सारे क्वेश्चन याद रखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे कमेंट शिफ्ट वाली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।